शांति जी जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती हैं, सामने सालू को खड़ी देख वो पूरी तरह से स्तब्ध रह जाती हैं। वो बड़ी हैरान चेहरे के साथ सालू को देखे जा रही थी और साथ ही बोली, सालू बेटा तुम? तभी आहाना जो पीछे ही खड़ी थी एकदम से आगे आते हुए मुस्कुराते हुए बोली, अरे मम्मा ये सालू दीदी ही हैं। आपका चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आपने क्या देख लिया हो। ये सच है? आहाना तुम सच बोल रही हो? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? ये बोलते ही शांति जी की आंखों से आंसू छलक गए। तभी सालू एकदम से उनके गले से जाकर लग गई और कसकर उन्हें अपने से लगाए रोने लगी। सालू शांति जी के गले से लग फूट फूट कर रोई जा रही थी और इतने दिनों के बाद वापस से सालू को अपनी नज़रों के सामने बिल्कुल अच्छी भली देख शांति जी के भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दोनों बस अपने दिल के दर्द को आंसू के रास्ते बाहर निकाल रहे थे। उन दोनों को इस तरह से मिलते देख आना की आंखों में भी आंसू भर आए थे, पर खुशी के। तभी वो अपनी आंखों से आंसू को पोंछते हुए बोली, मम्मा अब क्या आप दीदी से ही मिलती रहोगी? जरा देखिए तो दीदी के साथ और कौन आए हैं? यह हैं छड़िक सिंगानिया, सालू दीदी के हस्बैंड और हमारे जीजू। आना के परिचय देते ही छड़िक शांति जी के पैरों को छू आशीर्वाद लेने लगा, लेकिन तभी शांति जी झट से अपने पैर को पीछे करते हुए छड़िक का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए बोली, नहीं नहीं बेटा, आप हमारे पैर मत छूइए। शांति जी के ऐसा कहने पर सालू अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए पूछी, क्यों माँ, आपने इन्हें अपने पैर छूने से क्यों रोक दिया? क्या आप इस बात से नाराज हैं कि मैंने इनसे शादी कर ली है? अरे नहीं नहीं सालू, भला हम इस बात से तुमसे नाराज क्यों होंगे? ये तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि तुम्हारी ज़िंदगी में इतने अच्छे इंसान आए हैं। मना तो हम इसीलिए किए क्योंकि हम उस लायक नहीं हैं जो हम इन्हें आशीर्वाद दे सकें। हमने जो भी तुम्हारे साथ किया है उसके बाद। शांति जी को यह बात बोलते हुए बहुत ही ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा था, लेकिन तभी सालू मुस्कुराते हुए बोल पड़ी, बस माँ, अब आपको और कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, पिछले समय में जो भी कुछ हुआ है, अब हम उन बातों को सोचकर या फिर याद करके दुखी नहीं होंगे। मुझे भी उस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था जब आप सबने मिलकर मुझे धोखा दिया था। मैंने ठान भी लिया था कि मैं आप सबसे वापस ये घर और सारा कुछ ले लूँगी, पर शायद वो सब भगवान जी ने मेरे साथ इसीलिए किया ताकि वो मुझे मिस्टर सिंघानिया से मिलवा सकें। आप सब तो बस एक जरिया थे मुझे इनसे मिलवाने का। फिर अगर उन रास्ते में थोड़ा दुख भी मिला तो मुझे कोई अफसोस नहीं है उन बातों का। इसीलिए अब आप भी अपने मन से वो सारी बातें निकाल दीजिए। और ये क्या माँ, मैं शादी के बाद पहली बार अपने घर आई हूँ और आपने मुझे अब तक अंदर भी नहीं बुलाया। यह बात सालू थोड़ा मजाकिया लहजे में बोली, जिसे सुन सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। और फिर शांति जी जल्दी जल्दी सभी को अंदर बुला ली। तभी आहाना अंदर आते हुए छड़िक से बोलती है, जीजा जी आप यहाँ पर बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। आहाना ये बोल मुस्कुराते हुए किचन की तरफ जाने लगी, लेकिन फिर सालू से रोकते हुए बोल पड़ी, आहाना तुम रुको, अभी ना तो मुझे और ना ही इन्हें चाय पीनी है। प्लीज़ तुम भी हमारे साथ बैठो, इतने दिनों के बाद जाकर मैं तुम सबसे मिली हूँ। आंगन में ही साइड में खटिया पर सोए अरमान के कानों में भी सभी की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जिस वजह से उसे गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसकी नींद खराब हो रही होती है। जब कुछ देर तक उसे आवाज़ आना बंद नहीं हुआ तो वो एकदम से गुस्से में ही उठकर बैठते हुए बोला, अरे माई, इतनी सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रही हो? कौन मर गया है जो इतना शोर मचा रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि मैं सोया हुआ हूँ? तुम सबकी आवाज़ की वजह से मेरी नींद खराब हो गई। अरमान की इतनी कड़वाहट भरी बातें सुन सालू एकदम से पीछे पलट देखने लगती है, और जब उसे अरमान खटिया पर उठकर बैठे हुए दिखाई देता है तो वो झट से शांति जी की तरफ पलट पूछ पड़ती है, माँ ये अरमान अब तक सोया हुआ है और ये अभी भी इसी तरीके से बात करता है? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं बेटा, ये लड़का मेरी कोई बात समझने को तैयार ही नहीं है। बस हर वक्त नशे में ही डूबे हुए रहता है। जब नशा खत्म होता है तभी इसकी आंखें भी खुलती हैं, और अगर मैं या फिर रहाना इसे समझाने की कोशिश भी करते हैं तो ये उल्टा हमें ही सुना देता है। अब तू तो जानती ही है कि ये कैसा है। पर माँ, अगर अरमान इसी तरह से हर वक्त नशा करता रहेगा तो फिर यह बात इसकी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और फिर अब वो कोई छोटा बच्चा तो नहीं है ना जो समझेगा नहीं। शांति जी जब से सालू को देखी थी, उसकी बात सुन रही थी, वो बेहद ही खुश हो रही थी।
और फिर वो सालू के थोड़ा पास आते हुए उसके गाल को प्यार से सहलाकर बोली, पहले की सालू और अब की सालू में कितना फर्क आ गया है ना। हाँ ना। पहले हम सब ने इस बच्ची को इतना परेशान किया था कि यह हर वक्त बस डरी सहमी सी रहती थी, पर आज ये बिल्कुल अपने पापा की तरह बात कर रही है। वो भी हमेशा इसी तरह से समझाया करते थे। माँ, आप फिर से पुरानी बातें याद करने लग गईं। मैं आपको बोला ना कि अब हम उन बातों के बारे में सोचकर दुखी नहीं होंगे। सालू ये बात एकदम गंभीर हो बोली। सालू की बातों को सुन शांति जी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है बाबा, अब मैं उन बातों के बारे में कोई बात नहीं करूँगी। पर अब तुम इस वक्त इन सब बातों को छोड़ो। उस लड़के की तो आदत ही है हर वक्त बेरुखी भरी बातें करने की। वो फिर से सो गया होगा। तुम उसे छोड़ो और दामाद जी के साथ जाओ कमरे में। मैं तुम दोनों के लिए वहीं पर चाय और नाश्ता आना के हाथों भिजवाती हूँ। पर माँ, मुझे आपके साथ बात करनी है। मैं कमरे में जाकर क्या करूँगी? एक काम करती हूँ, मैं अभी आपके साथ किचन में ही चलती हूँ। सालू ये बोल किचन की तरफ बढ़ने लगी। अभी आहाना ने उसे रोकते हुए बोल पड़ती है, ओफो सालू दीदी, आप भी ना। आप तो यहाँ पर बचपन से ही रही हो, पर छड़ेक जीजा जी तो पहली बार आए हैं ना यहाँ पर। अब उन्हें थोड़ी ना पता होगा कि आपका कमरा किधर है। कम से कम आप उन्हें कमरे तक तो छोड़ आइए, फिर आ जाइएगा किचन। किचन कौन सा भागा जा रहा है? क्यों मम्मा, मैं सही बोल रही हूँ ना? हाँ सालू बेटा, आहाना बिल्कुल सही बोल रही है। तुम दामाद जी को कमरे तक छोड़ आओ, फिर रसोई आ जाना। अपनी माँ की बात सुन सालू भी उनकी बातों को मान लेती है और बोलती है, ठीक है माँ, मैं मिस्टर सिंगानिया को कमरे तक छोड़कर आती हूँ। चलिए मिस्टर सिंगानिया। सालू छड़िक के साथ कमरे की तरफ चली जाती है। उसके जाने के बाद शांति जी भी रसोई की तरफ चल पड़ती हैं। इस वक्त के बीच में अर्जुन को बहुत बोरिंग फील हो रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा अजीब महसूस कर रहा था उन सब के बीच में। वैसे भी उन सब के बीच में सिर्फ सालू ही थी जिससे वो खुलकर बातें कर सकता था। पर अब वो पहले वाली सालू नहीं रही थी। उसकी लाइफ में छड़ेक आ गया था, इसीलिए अर्जुन भी उससे बात कर उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। जब उसने देखा कि सभी लोग अपने अपने काम में लग गए हैं, तो वो भी बिना कुछ बोले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। पर शायद उसे ये बात नहीं पता थी कि आना की नज़र उसी पर है। जैसे ही आना देखती है कि अर्जुन जाने लगा, उससे रहा नहीं गया और वो एकदम से हड़बड़ाकर दौड़ पड़ती है और अर्जुन के सामने जाकर रुकते हुए उसके चेहरे को बड़ी मासूम भरी नज़रों से देखने लगती है। आना को इस तरह रास्ते रोके देख अर्जुन पूछता है, आना, तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका है? और ये तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? लगता है कुछ कहना चाहती हो। कोई बात है क्या? बोलो। अर्जुन की बातों को सुन आहाना के मुंह से अनायास ही खुद ब खुद निकल जाता है, अर्जुन प्लीज मेरे लिए रुक जाओ ना, प्लीज मत जाओ ना मुझे छोड़कर। ये बात बोलते ही अर्जुन की आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो गई और वो स्तब्ध चेहरे के साथ आहाना को घूरने लगा। उसे समझ ही नहीं आया कि आहाना ने उसे अभी अभी जो बोला है वो सच है या सपना। वो इससे पहले ही कुछ बोलता या आहाना से पूछता, आहाना को झट से एहसास हो जाता है कि उसने वो बात बोल दी जो उसे नहीं बोलना था। बस इसी वजह से वो एक मिनट भी अर्जुन के सामने खड़ी न रह सकी और दौड़कर किचन की तरफ भाग गई। पर अर्जुन संदेह भरे चेहरे से उसे देखता ही रह गया। लेकिन जब उसने देखा कि आना चली गई है, तो वो उसी संदेह भरी नजरों के साथ घर से चला जाता है। आरू का कमरा। आरू छड़ी को अपने साथ कमरे में ले जाते हुए बोलती है, मिस्टर सिंगानिया, आप यहाँ पर आराम कीजिए और हाँ, बाथरूम इसी कमरे से लगकर उस तरफ है, तो अगर आप फ्रेश होना चाहते हैं तो हो जाइए। मैं जा रही हूँ माँ के पास। सालू ये बोल बड़ी ही खुश भरे अंदाज में माँ से जाने के लिए बढ़ गई। पर जैसे ही सालू जाने के लिए बढ़ती है, छड़े के एकदम से उसकी कलाई पकड़ उसे अपनी बाहों में खींचकर उसकी कमर को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेता है। जैसे ही सालू छड़े की ये एक्टिविटी को देखती है, वो बेहद ही हैरान हो जाती है और हैरान भरी नज़रों से देखते हुए पूछती है, मिस्टर सिंगानिया, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, मुझे माँ के पास जाना है। और फिर अगर कोई हमें इस तरह देख लेगा तो क्या सोचेगा हमारे बारे में? आप ना सच में कुछ भी नहीं सोचते हैं। चलिए हटिए, जाने दीजिए मुझे। सालू ये बोल छड़ी के हाथ को अपनी कमर पर से हटाने लगी। तभी छड़ीक अपने हाथों को और ज्यादा सख्त करते हुए सालू की आंखों में देखकर बोला, प्लीज मिस सालू चली जाइएगा, पर कुछ वक्त तो मेरे साथ रुक जाइए। आप जब से यहाँ पर आई हुई हैं, मेरी तरफ देख भी नहीं रही हैं। आप इस तरह अपने घर वालों में उलझ चुकी हैं,
कि मुझे तो पूरी तरह भूल ही गई हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ आपके लिए आया हूँ और आप हैं कि मेरी तरफ देख तक नहीं रही हैं। अगर ऐसा ही रहेगा तो फिर ठीक है, मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ। दोपहर के 3 बज चुके थे और सभी लोग अपने अपने कमरे में खाना खा पीकर आराम कर रहे थे। तभी लक्ष्मी जी रिया के कमरे में आते हुए बोली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है रिया। रिया जैसे ही लक्ष्मी जी की आवाज़ सुनती है, वो एकदम से हड़बड़ाकर अपनी मोबाइल को बंद कर बेड पर से उठकर खड़ी हो जाती है और दरवाजे की तरफ देखते हुए मन ही मन खुद में बोलती है, ये अब इसे क्या हो गया, ये यहाँ पर मुझसे क्या बात करने आई होगी। रिया अभी ये सोच ही रही थी कि तभी लक्ष्मी जी चलते हुए उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और पूरी गंभीर आवाज में बोली, रिया मुझे पता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर जिस काम के लिए बुलाया था वो नहीं हो पाया, पर अब मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर और रहो। वैसे भी छड़ी को पता तो लग ही गया है कि मुझे उसका और उस लड़की के साथ रिश्ता रखना बिल्कुल गवारा नहीं है, तो फिर बेवजह तुम यहाँ पर रहकर क्या करोगी। इसलिए कल तुम वापस अपने घर चली जाना। और हाँ, मैंने तुमसे जो प्रॉमिस किया था उसके लिए सॉरी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब और यहाँ पर रहने की कोई ज़रूरत है। लक्ष्मी जी इतना बोल वापस कमरे से चली जाती हैं, पर उसकी बातों ने रिया को पूरी तरह सन्न कर दिया। वो कुछ वक्त तक तो जैसे की तैसे खड़ी रही और बिना पलके झपकाए दरवाजे की तरफ ही देखती रही। फिर कुछ ही क्षणों में वो एकदम से गुस्से में आकर बेड पर बिछी बेड शीट को अपने दोनों हाथों से खींचते हुए जमीन पर फेंक देती है और आंखों में गुस्से का अंगारा भरे खुद से बोलती है, अब मेरा काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, तो अब मैं यहाँ से चली जाऊँ। जाए मेरी सैंडल। यू ओल्ड लेडी, तुमने मुझे क्या अपने हाथों की कठपुतली समझ रखा है, जो जब जी चाह घर ले आई और जब जी चाह घर से निकाल फेंक दी। बिल्कुल नहीं लक्ष्मी आंटी, शायद आपने अभी तक रिया के इरादे जाने ही नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ पर आपके कहने पर आई थी? बिल्कुल नहीं मेरी प्यारी आंटी, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से ही आई थी, और अब जबकि मैं यहाँ पर एक बार आ चुकी हूँ तो किसी के कहने पर मैं यहाँ से निकलने नहीं वाली हूँ। आपको क्या लगा आंटी कि मैं यहाँ आपके काम के लिए आई थी? यह आपकी गलतफहमी है। पर अब बहुत हुआ, अब मैं जो करूँगी वो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अर्जुन का घर। अर्जुन जब से अपने घर आया था तब से उसके दिमाग में आना की कई वो बातें चली जा रही थी। उसका दिमाग अब काम करना बंद कर दिया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर में आना ऐसा बार बार बोलती क्यों है। आखिर में उसके हर बार रोकने पर वो रुक क्यों जाता है। ये सारी बातें उसे इस कदर परेशान कर दी कि अब वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गया और इसीलिए वो पूरी तेजी में अपने घर से निकल वापस शांति सदन की तरफ चल पड़ा। शांति सदन। सालू छड़ी की बातों को सुन एकदम से बोल पड़ती है, खबरदार, जो आप मुझे यहाँ पर छोड़कर जाने की सोची भी तो। मुझे पता है आप जानबूझकर ऐसा बोलते हैं ताकि मुझे बुरा लगे। जाइए, मुझे आपसे बात करनी ही नहीं है। सालू इस बात से दुखी हो गई कि छड़िक उसे छोड़कर जाने की बात बोल रहा है। इसीलिए वो छड़िक झट से सालू की कमर को छोड़ अपने दोनों कान पकड़ते हुए बोल पड़ा, सो सॉरी मिस सालू, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। मैं तो बस ऐसी बातों बातों में बोल दिया। प्लीज आप मुझसे नाराज मत होइए। अब आपने नाराज होने वाली बात बोली है तो नाराज ही होंगी ना मिस्टर सिंघानिया। अच्छा ठीक है, आप मुझसे नाराज हैं तो अब आप ही बता दीजिए कि मैं क्या करूं जिससे आपकी ये नाराजगी खत्म हो जाए। प्लीज मिस सालू बताइए ना। छड़ी की बातों को सुन सालू थोड़ा इटलाते हुए बोली, अच्छा, तो आपको मेरी नाराजगी दूर करनी है, तो मेरी नाराजगी दूर करने का एक रास्ता है मिस्टर सिंघानिया। तो बोलिए, क्या आप वो करने के लिए तैयार हैं जो मैं बोलूंगी? सालू की बात सुनते ही छड़िक झट से बोल पड़ता है, बिल्कुल, आप बस बोलिए तो, आपका गुलाम हाजिर है आपकी नाराजगी दूर करने के लिए। छड़ी के बोल सालू को देखने लगा। तभी सालू बोली, ठीक है मिस्टर सिंघानिया, अब अगर आप इतना बोल ही रहे हैं तो मैं बता देती हूँ। अगर आपको मेरी नाराजगी दूर करनी है तो आप मुझसे वादा कीजिए कि आज शाम जब हम वापस घर जाएंगे तो आप मुझे रास्ते में 2 चॉकलेट आइसक्रीम खिलाएंगे, वो भी बिना मुझे अपना अंग्रेजी ज्ञान दिए कि सर्दी हो जाएगी, मुझे जुकाम हो जाएगा। तो बोलिए, खिलाएंगे आप मुझे 2-2 आइसक्रीम? ये बात सुनते ही छड़ी के चेहरे पर खुद ब खुद स्माइल आ जाती है। वो मुस्कुराकर बोलता है, बस 2 ही आइसक्रीम से आपकी नाराजगी दूर हो जाएगी
मिस सालू। छड़ी के बोल सालू को प्यार से अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तो फिर ठीक है मिस सालू, आज शाम को रिटर्निंग टाइम में मैं आपको सिर्फ 2 ही नहीं बल्कि आप जितना खा सकेंगी उतना आइसक्रीम खिलाऊंगा, वो भी चॉकलेट फ्लेवर वाला। धन्यवाद मिस्टर सिंघानिया, पर अब मुझे जाने दीजिए। सच में ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना कि हम दोनों कब से कमरे के अंदर ही हैं। बाहर माँ है, आहाना है और अर्जुन भी है। वो सब क्या सोचेंगे हमारे बारे में। अच्छा ठीक है मिस सालू, मैं तैयार हूँ आपको जाने देने के लिए, पर उससे पहले आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। बोलिए, आप मानेंगी मेरी बात? अब आपको क्या चाहिए मिस्टर सिंघानिया? अच्छा बोलिए, जो भी बोलना है आपको। तो फिर मिस सालू, मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे एक किस करें, पर वो किस मेरे होठों पर करना होगा आपको। जैसे ही ये बात सालू सुनती है, वो एकदम से हैरान होकर छड़ी को घूरते हुए बोल पड़ती है, सच में मिस्टर सिंघानिया आप बिल्कुल नहीं सुधरने वाले हैं। मतलब घूम फिरकर आपकी सुई यहीं पर अटक जाती है। छोड़िए मुझे, कोई किसविस नहीं करनी है आपको। सोच लीजिए मिस सालू, फिर बाद में मुझे मत बोलिएगा कि बाहर सब लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, क्योंकि मुझे तो उन सब के कुछ भी सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब जब तक आप मुझे किस नहीं करेंगी तब तक मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ आपको। छड़ी की जिद देख सालू बोली, अच्छा ठीक है, मैं करूँगी आपको किस, पर आपको उससे पहले अपनी आंखें बंद करनी होंगी। और हाँ, मुझे इस पकड़ से आज़ाद करना होगा आपको, फिर मैं वो करूँगी जो आप बोल रहे हैं। लीजिए, छोड़ दिया मैंने आपको और बंद कर ली मैंने अपनी आंखें। अब चलिए जल्दी से मुझे किस कीजिए। छड़ी के बोल सालू के किस करने का वेट करने लगा, पर सालू छड़ी का चेहरा देख खुद में ही हंसे जा रही थी और एकदम से दौड़कर दरवाजे के पास जाते हुए थोड़ा जोर से बोली, मैं तो चली मिस्टर सिंघानिया, अब आप यहीं पर अकेले ही रोमांस कीजिए। इतना बोल सालू तेजी से भागकर वहां से चली जाती है और उसकी आवाज सुन छड़िक जैसे ही अपनी आंख खोलता है, सालू को अपने से दूर जाते देख पीछे से बोल पड़ता है, कोई बात नहीं मिस सालू, कितना भागेंगी आप मुझसे? लौट कर तो आपको मेरे पास ही आना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि छड़िक सिंघानिया किस हद तक रोमांस करता है। यह बोल वो खुद में मुस्कुरा देता है और फिर बेड की तरफ बढ़ जाता है। किचन सालू तेजी से भागते हुए किचन के अंदर आने के साथ ही बोली, माँ लाइए दीजिए, मैं आपकी कुछ मदद कर देती हूँ। पर तभी आना एकदम से सालू के सामने आकर खड़ी हो जाती है और बड़े ही मजाकिया अंदाज में कहती है, क्यों सालू दीदी, अब आपको हमारी मदद करनी है? ये बात याद आ गई। लगता है छड़िक जीजा जी को आप कुछ टाइम के लिए डोज देकर आई हैं, तभी तो वो आपको छोड़ दिए हैं, वरना तो किन्हीं का कमरा में फुल रोमांस चल रहा था। ये बात जैसे ही सालू सुनती है, वो एकदम से अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर आना को देखने लगती है और थोड़ा शर्म से लाल भी होने लगती है। वो हकलाते हुए पूछी, आना, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारी तो कोई बात मुझे समझ ही नहीं आती है। अब हटो सामने से, मुझे माँ की मदद करने दो। ओफो दीदी, क्या लाली है आपके चेहरे पर। वैसे मुझे नहीं लगता है कि आप मेरी बात नहीं समझी हैं, पर कोई बात नहीं, अगर ऐसी ही बात है तो मैं आपको पूरे डिटेल में अपनी बात बताती हूँ, फिर आप सब समझ जाएंगी। ये बोल आहाना काफी ज्यादा मुस्कुरा रही थी, पर उसकी बातों को सुन सालू का शर्म से बुरा हाल हुआ जा रहा था। सालू को इस तरह शर्म से नजरें चुराते देख शांति जी उसके पास आते हुए खड़ी हो गई और आहाना को डांट लगाते हुए बोली, खबरदार आहाना, जो तुमने मेरी सालू को और सताया तो। अरे इसका चेहरा शर्म की वजह से कितना लाल हो गया है। अब मजाक करना बंद करो, और तुम जो अपनी बहन के साथ इतना मजा ले रही हो ना, एक दिन तुम्हारा भी होगा जब सालू तुम्हारे मजे लेगी। क्यों सालू? आप बिल्कुल सही बोल रही हैं माँ, मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब हमारी आना के लिए उसका राजकुमार आएगा और वो इसे इतना प्यार करेगा कि मेरी प्यारी बहना को हम सबकी याद तक नहीं आएगी। फिर मैं इससे पूछूंगी कि क्या हाल है इसके रोमांस का। यह बोल सालू और शांति जी दोनों हंसने लगती हैं और उसकी बातों को सुन आना को भी बहुत अजीब सा फील होता है और इसीलिए वो जल्दी से बहाना बना किचन से जाते हुए कहती है, मम्मा मैं अभी आ रही हूँ, वो मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है, आप तब तक ये सब कीजिए। मैं बस यूं गई और यूं आई। आना को इस तरह बहाना बना किचन से जाते देख सालू मुस्कुराकर अपनी माँ से बोलती है, देखा माँ आपने, ये किस तरह बहाना बनाकर यहाँ से भाग गई। लगता है अब इसे भी शर्म आने लगी है, पहले हमारी आना ऐसी तो नहीं थी, क्यों माँ? हाँ सालू बेटा, अब वो बहुत ही ज़्यादा बदल गई है, काफ़ी जिम्मेदार भी हो गई है
और साथ साथ पूरे घर को भी संभालने की कोशिश करने लगी है। सच में आना भी अब तुम्हारे जैसे ही सबके बारे में सोचती है। मैं खुश हूँ कि मेरी दोनों बेटियां काफी गुणी और समझदार हैं। बस एक बेटा ही रह गया जिसे मैं सुधार नहीं सकी। इस बात का बहुत अफसोस है मुझे। माँ, आप इस तरह से सोचकर उदास मत होइए। देखिएगा बहुत जल्द अरमान भी सही गलत सब समझ जाएगा। पर इस वक्त हम इस बारे में बात करना बंद कर दें, क्योंकि मुझे सच में बहुत ज़्यादा चाय पीने की इच्छा हो रही है। ओह हाँ, मैं वीना इन सब बातों के चक्कर में दामाद जी को चाय नाश्ता देना तो भूल ही गई। मैं जल्दी से सारा प्लेट लगाती हूँ तुम दोनों के लिए। इधर आना अपने हाथों से अपने माथे के पसीने को पोंछते हुए तेजी में अपने कमरे की तरफ बढ़ी चली जा रही थी और खुद में धीरे से बड़बड़ाते हुए बोल भी रही थी। अब मैं आपको क्या ही बताऊं दीदी। मैंने जिस इंसान को अपना दिल दे दिया है ना, वो शायद वो मुझे कभी थोड़ा सा भी प्यार नहीं दे पाएगा। मैं उसके प्यार के लायक ही नहीं हूँ दीदी। पर यह बात ना तो मैं किसी को बता सकती हूँ और ना ही मैं इसे छिपाना चाहती हूँ। पता नहीं कैसे अपने प्यार को अपने दिल में ही दबा कर रखूंगी। वो बोलते हुए वो कमरे के अंदर जाने ही वाली होती है कि तभी एकदम से कोई उसकी कलाई पकड़ जोर से उसे उसी के कमरे के अंदर खींच लेता है और उसे दीवार में सटा उसका मुंह अपने हाथ से दबा बंद कर देता है। पर जैसे ही आना देखती है कि उसके साथ ये सब अर्जुन ने किया है, तो उसकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह जाती हैं और वो बोलने की काफ़ी ट्राई करने लगती है। पर मुंह पर हाथ होने की वजह से वो कुछ भी नहीं बोल पा रही होती है। तभी अर्जुन एकदम से गंभीर आवाज में बोलता है, देखो आना, मुझे तुमसे कुछ बहुत ही जरूरी बात करनी थी। मैं अब और इन सारे सवालों के साथ खामोश नहीं रह सकता हूँ। मुझे मेरे सवालों के सीधे सीधे जवाब चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आया हूँ। अब मैं तुम्हारे मुंह पर से अपना हाथ हटा रहा हूँ। तुम चिल्लाना मत। बोलो, नहीं चिल्लाओगी? अर्जुन ये बोल आना के जवाब का वेट करने लगा। तभी आना अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसके हाथ की तरफ इशारा करते हुए उसे बोली अपना हाथ हटाने को। तभी अर्जुन झट से अपना हाथ उसके मुंह पर से हटा उससे थोड़ा दूर हो खड़ा हो जाता है। कुछ देर तो वो आना को और आना बस उसे बिना कुछ बोले देखे जा रही थी। पर जब आना को ये ख्याल आया कि अर्जुन उसके सामने खड़ा है, तो वो एकदम से हड़बड़ा जाती है और सबसे पहले तेजी में दरवाजे की तरफ जा दरवाजा बंद कर वापस से अर्जुन की तरफ पलट खड़ी हो बोलती है, ये किस तरह की हरकत थी अर्जुन? तुम इस तरह से मेरे कमरे में क्यों आए हो? मेरा मतलब है कि तुम सामने से भी आ सकते थे, पर सबसे छुपकर चोरों की तरह आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? आना के सवालों को सुन अर्जुन अपने दोनों हाथों को पैंट की जेब में डालते हुए बोला, हाँ तो और मैं क्या करता? अगर मैं सामने से अगर बोलता कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है, तो फिर तुम्हारे घर वाले क्या सोचते? मुझे एक यही रास्ता समझ में आया इस वक्त तुमसे बात करने का, सो मैं आ गया उस तरह। मैं और ज़्यादा इन सवालों के साथ अकेला नहीं लड़ सकता हूँ। अरे हर वक्त बस मेरे दिमाग में वही सारी बातें चलती रहती हैं जिसे मैं चाह कर भी नहीं निकाल पा रहा हूँ। अर्जुन को इतने परेशान हो ये सारी बातें बोलते सुन आना उसके लिए थोड़ा फिक्रमंद हो गई और कुछ कदम चलकर उसके थोड़ा पास आ खड़ी हो पूछी, अर्जुन, आर यू ओके? तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है क्या? अगर कोई परेशानी है तो बोलो, मैं सुन रही हूँ। हाँ, मेरी तबीयत ही तो ठीक नहीं है और मेरी तबीयत को हुआ क्या है ये मैं खुद भी नहीं जान पा रहा हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। ये क्या बोल रहे हो तुम अर्जुन? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रही है तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ना कि मेरे पास। मैं तुम्हें क्या डॉक्टर दिखाई दे रही हूँ? अच्छा रुको, मैं एक काम करती हूँ, मैं मम्मा को बता देती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल जा रही हूँ, फिर मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। डॉक्टर चेकअप करने के बाद तुम्हें मेडिसिन वगैरह दे देंगे जिससे तुम ठीक हो जाओगे। इतना बोल आना मासूम सा चेहरा लिए दरवाजे को खोलने के लिए उस तरफ बढ़ जाती है, लेकिन तभी अर्जुन पीछे से बोल पड़ता है, मेरी तबीयत का इलाज किसी डॉक्टर की दवाई से नहीं ठीक होने वाला है आना। अर्जुन जब आहाना को कहता है कि उसकी बीमारी का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है, तो ये सुन आहाना थोड़ी हैरानी भरी नज़रों से उसकी तरफ देखने लगती है। वो कुछ देर तक बस अर्जुन को उसी तरह देखती रहती है, फिर जल्दी से अपनी नज़रों को अपनी कंट्रोल में लाते हुए अर्जुन से पूछती है, क्यों अर्जुन, आखिर में तुम्हें ऐसा क्या हो गया है जिसे डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते हैं? तुमने क्या डॉक्टर को दिखाया? उन्होंने तुम्हें कुछ बताया है कि तुम्हें क्या हुआ है?
देखो, मुझे तो तुम्हारी कोई बात ही समझ में नहीं आ रही है। तुम बातें ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो ना कि मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। अच्छा, तुम पहले एक काम करो। चलो, तुम मुझे बताओ कि आखिर में तुम्हें क्या हो रहा है। मेरे पूछने का मतलब है कि तुम कैसा फील कर रहे हो। क्या तुम्हें भूख लगती है, वगैरह वगैरह। तुम मुझे सारी चीज़ें बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं। आना जैसे ही ये बात पूछती है, अर्जुन बिना एक भी मिनट रुके बोल पड़ता है। मुझे आजकल ना तो भूख लगती है और ना ही मेरा दिमाग किसी और कामों में लगता है, क्योंकि मेरे इस दिमाग में हर वक्त तुम्हारे ही ख्याल आते रहते हैं। तुम्हारी कई बातें घूमती रहती हैं। और हैरानगी की बात तो यह है कि मुझे तुम्हारी बातें याद करके खुशी महसूस होती है। मेरे इस चेहरे पर स्माइल आ जाती है। मैं जितना तुमसे गुस्सा करने की कोशिश करता हूँ, उतना ही मैं तुमसे गुस्सा नहीं हो पाता हूँ। जब भी तुम मेरे साथ अच्छे से बात करती हो, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये बात बहुत तकलीफ देती है कि तुम मुझे इग्नोर करती हो। अब बताओ आना, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ? क्यों मुझे तुम्हारे हर एक छोटी से छोटी चीज़ों से फर्क पड़ने लगा है? क्यों मैं तुम्हें चाह कर भी अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूँ? क्यों अपने घर पर होते हुए भी मैं कहीं खोया खोया सा रहता हूँ? मेरे सवालों का जवाब दो आहाना। अर्जुन एक ही वाक्यों में ये सारी बातें बोल गया, जिसे सुन आहाना पूरी तरह से सन्न थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि अर्जुन की बातों पर वो कैसे रिएक्ट करे। ना तो वो खुशी से हंस पा रही थी और ना ही गुस्से से अर्जुन को कुछ बोल पा रही थी। मानो वो वहीं पर खड़ी खड़ी पत्थर बन गई हो। पर वो कुछ ही सेकंड बाद उस पत्थर की मूरत से बाहर निकल जाती है और एकदम से बिना कुछ भी बोले अपने दोनों हाथों से चेहरे पर के पसीने को पोंछ जल्दी से कमरे का दरवाजा खोलने लगती है, क्योंकि वो इस वक्त अर्जुन से नजरें मिलाना तो दूर, उसकी तरफ देखने तक की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वैसे ही अर्जुन की बातें सुन उसकी सांसों के साथ साथ धड़कनें तेज हो चुकी थी। बस वो कमरे से निकल भाग जाना चाहती थी, पर अभी वो दरवाज़ा खोलती उससे पहले ही अर्जुन एकदम से उसके पीछे आ दरवाजे की कुंडी पर अपना हाथ रख देता है। पर ऐसा करने के चक्कर में उसका शरीर आहाना के शरीर से सट जाता है, जिस वजह से आहाना एकदम से नर्वस हो जाती है और अपने हाथ को झट से पीछे कर अर्जुन के हाथों से नीचे से हटा लेती है। पर वो पीछे भी नहीं मुड़ पा रही थी, क्योंकि पीछे अर्जुन इतना करीब खड़ा था उसके। लेकिन अर्जुन भी आज कहाँ रुकने वाला था। इसीलिए वो बिना आना से पूछे उसके दोनों बाहों को अपने हाथों से पकड़ उसे अपनी तरफ घुमा कहता है, नहीं आना, आज तुम इस तरह मेरे सवालों का बिना जवाब दिए नहीं जा सकती हो। बहुत दिनों से मैं ये सब हैंडल करने की कोशिश कर रहा था, पर अब मुझसे ये सब हैंडल नहीं हो रहा है। मुझे तुम्हें प्रॉब्लम में देखकर तकलीफ होती है। अगर तुमसे गुस्सा होकर बात कर लूं तो मुझे बाद में खुद पर गुस्सा आता है। अभी अभी तुम्ही ने पूछा था ना कि मुझे कैसा फील हो रहा है। मैं तुम्हें बताऊं, मेरे बताने के बाद तुम समझ जाओगी कि मुझे क्या हुआ है, फिर मेरी हेल्प करोगी। तो अब इस तरह से मेरी फीलिंग्स के बारे में सुनकर भाग क्यों रही हो? बताओ आहाना। आहाना बस अपनी नज़रें झुकाई किसी तरह लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली, प्लीज़ अर्जुन, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। इस वक्त सालू दीदी और जीजा जी घर पर आए हुए हैं। मम्मा भी बाहर अकेली काम कर रही हैं। मुझे जाने दो। मुझे हेल्प करनी है मम्मा की। प्लीज़ छोड़ो मुझे। नहीं आना, बहुत हेल्प कर ली तुमने सबकी, पर इस वक्त अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। पहले मुझे मेरी बीमारी का इलाज बताओ, वरना मैं यहीं पर तुम्हारे कमरे में खुद भी कैद रहूँगा और तुम्हें भी यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा। अर्जुन, ये क्या ज़बरदस्ती है? अरे मैंने बोला ना तुमसे कि मुझे बाहर जाना है। छोड़ो मुझे, जाने दो। देखो, मेरे पास तुम्हारी इन बकवास बातों के लिए कोई जवाब नहीं है और ना ही इस बारे में मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। तो बेहतर यही है कि तुम भी जाओ अपने घर और मुझे भी जाने दो बाहर। चलो, छोड़ो मेरा हाथ। ये बात जैसे ही आना बोलती है, अर्जुन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो एकदम से आना की कमर को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ते हुए उसे अपने सीने से सटा लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, अब जाकर बताओ, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे जाती हो बिना मेरे सवालों का जवाब दिए। शांति सदन। शांति जी और सालू किचन का सारा काम निपटाकर जब खाना को बाहर आंगन में टेबल पर लगा रहे थे, तो अचानक से वहां पर अरमान अपने बालों में हाथ फेरते फेरते और अंगड़ाई लेते हुए पहुंच जाता है। पर जैसे ही वो अपने सामने सालू को खड़े देखता है, यूं ही एकदम से गुस्से में आ जाता है।
और गुस्से में बोल पड़ता है, माई, ये लड़की हमारे घर में क्या कर रही है? आपने तो इसे यहाँ से धक्के मारकर निकाल दिया था ना, तो फिर ये यहाँ पर फिर से क्यों आई? लगता है ये पिछली सारी बातें भूल गई है कि क्या हुआ था इसके साथ इस घर में। कोई नहीं, मैं दोबारा इसे याद दिला देता हूँ। इतना बोल जैसे ही अरमान सालू की तरफ बढ़ने लगा, एकदम से शांति देवी सामने आ अरमान का हाथ कसकर पकड़ लेती हैं और उसे झटकते हुए छोड़ते हुए पूरे गुस्से भरे लहजे में बोलती हैं, खबरदार अरमान, जो तूने सालू के साथ किसी भी तरीके से बुरा बर्ताव करने की सोची भी तो। अरे तेरी तो मति ही मारी गई है, इसीलिए अब मैं तुमसे कुछ भी उम्मीद ही नहीं करती हूँ। देख आना को, वो भी तुम्हारी तरह ही सोचती थी, रहती थी, पर समय के साथ और वक्त ने उसे बदल दिया। उसे समझा दिया कि सही क्या है और गलत क्या है। पर तुम यूँ हर वक्त नशे में ही डूबे रहते हो, बस इस धरती पर बोझ बनकर रह गए हो। दूसरों का कमाया खाते हो और दिन भर नशे में पड़े रहते हो इधर से उधर। सुधर जाओ अरमान, सुधर जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में सिर्फ तुम्हारे पास पछताने के सिवा दूसरा कोई रास्ता ही ना बचे। शांति जी को इतने गुस्से में देखकर सालू तुरंत उनके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए उन्हें शांत करने की कोशिश कर बोली, बस माँ, रहने दीजिए, वो भी जल्दी ही समझ जाएगा। आप इस तरह गुस्सा मत कीजिए उस पर, वरना बेकार में आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सालू जिस तरह से बोल रही थी उसे सुन अरमान को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और वो गुस्से में इतना बौखला गया कि उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। और इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे एकदम से शांति जी को क्रॉस कर सालू की तरफ आ गया और उसको एक जोरदार तमाचा मारने के लिए अपना हाथ उठा बैठा। पर अभी वो तमाचा सालू के गाल पर पड़ता, उससे पहले ही छड़िक वहां पर हीरो जैसे पहुंच गया अपनी हीरोइन को बचाने और पकड़ लिया अरमान के हाथ को अपने सख्त हाथों से। छड़िक अरमान को जिस तरह घूर रहा था उसे देखकर मानो ऐसा लग रहा था कि वो अभी इसी वक्त अरमान को जिंदा जमीन में दफना देगा। पर अरमान भी इस वक्त गुस्से में था। वो गुस्से में ही छड़ी की तरफ देखते हुए बोला, अबे तुम हो कौन और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे हाथ पकड़े? तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। इस पर छड़िक पूरे रौबदार अंदाज में बोला, शुक्र तो तुम्हें मिस सालू का मनाना चाहिए कि उसकी बदौलत अभी तक तुम सब जिंदा सही सलामत अपने पैरों पर खड़े हो, वरना अगर किसी और ने मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की कोशिश भी की होती तो अभी तक वो इस दुनिया से खुद उठ चुका होता। पर अफसोस कि तुम मेरी पत्नी के भाई हो, बस इसीलिए एक मौका दे रहा हूँ अपनी गलती की भरपाई करने को। अभी के अभी मेरी पत्नी से अपने इन्हीं हाथों को जोड़कर माफी मांगो, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम्हारा मेरी पत्नी से क्या रिलेशन है और तुम्हारे साथ वही करूंगा जो दूसरों के साथ करता हूँ। इतना बोल छड़ी के एकदम से अरमान के हाथ को झटक कर नीचे की तरफ छोड़ देता है और अपने दोनों हाथों को अपनी पैंट के जेब में डाल उसे घूरते हुए देखे जा रहा होता है। आहाना का कमरा। इधर आहाना जैसे ही बाहर सभी के ऊंचे गुस्साए भरी आवाज सुनती है, वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर में अचानक से बाहर में क्या हो गया। इसीलिए वो इस वक्त परेशानी भरे चेहरे लिए अर्जुन से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, प्लीज अर्जुन, मुझे इस वक्त बाहर जाने दो। तुम खुद सुनो ना, बाहर से कितनी लड़ाई झगड़े की आवाज आ रही है। अचानक से क्या हो गया है बाहर? प्लीज छोड़ दो मुझे। आना, मैं तुम्हें तभी जाने दूंगा यहाँ से जब तुम मुझसे प्रॉमिस करोगी कि तुम मुझे मेरे सवालों का बाद में जवाब दोगी। अगर तुम प्रॉमिस करती हो कि तुम मुझसे मिलने बाद में मेरे घर पर आओगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। ठीक है अर्जुन, मैं आ जाऊंगी तुम्हारे घर तुमसे मिलने और तुम्हारे सारे सवालों का जवाब भी दूंगी, पक्का प्रॉमिस। पर अब तो छोड़ दो। ठीक है, लो छोड़ दिया। पर हाँ, याद रखना, अगर तुम नहीं आओगी यूं मैं वापस से इसी तरह की हरकत करूंगा। मैं बोल रही हूं ना अर्जुन कि मैं आऊंगी। अब तुम यहाँ से जाओ। वैसे भी बाहर पता नहीं क्या हो गया है, और अब अगर ऐसे में तुम्हें किसी ने मेरे कमरे के अंदर देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। जाओ जल्दी यहाँ से। आना ये बोल अर्जुन के जाने का वेट करने लगी ताकि वो दरवाजा खोल सके। अर्जुन भी खिड़की के रास्ते से निकल कमरे से बाहर चला गया। आना एकदम से दरवाजा खोल दौड़ते हुए जब आंगन में पहुंचती है तो माहौल को इतना ज्यादा गर्म देख वो जल्दी से अपनी माँ के पास जाते हुए पूछ पड़ती है, मम्मा क्या हुआ? जीजू इतना गुस्सा क्यों करने लगे? अभी कुछ देर पहले तक तो वो बिल्कुल नॉर्मल थे, तो फिर अचानक से क्या हो गया इन्हें? और ये अरमान यहाँ पर क्या कर रहा है? ये तो सो रहा था ना। तभी शांति जी धीमी आवाज में बताती हैं, अब क्या बोलूं मैं आना, ये लड़का ना कभी नहीं सुधरने वाला है। दरअसल इसने सालू पर हाथ उठाने की कोशिश की,
तभी दामाद जी ने इसे ऐसा करते हुए देख लिया। अब तुम्हें तो पता ही है कि कोई भी पति अपनी पत्नी के साथ इस तरह का सलूक बर्दाश्त नहीं करेगा, फिर चाहे वो उस लड़की के अपने ही क्यों ना हो। क्या मम्मी, सच में अरमान भाई बिल्कुल बेवकूफ हैं। अरे इन्हें कब अकल आएगी कि ये जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं वो सब गलत है। कब इन्हें सालू दीदी सही लगेंगी, पता नहीं कब वो दिन आएगा जब सब सही हो जाएगा। आना अभी ये बातें दुखी हो बोल ही रही थी कि तभी एक बार फिर से छड़िक अपनी आवाज ऊंची करते हुए बोल पड़ा। तुम्हें क्या मेरी बात एक बार में समझ में नहीं आती है मिस्टर अरमान? मेरे पेशेंस का ज्यादा इम्तिहान मत लो। मैंने कहा मांगो मेरी वाइफ से अभी की अभी माफी, और हाँ, अपने इन्हीं हाथों को जोड़कर उसके सामने सर झुकाकर बोलो कि तुमने जो किया उसके लिए माफ कर दो। छड़ी की बात सुनकर अरमान को जोरों से हंसी आ गई और वो ठहाका मारकर हंसने लगा। कुछ देर तक हंसने के बाद वो वापस से एकदम गुस्से वाले मूड में आकर चिल्लाते हुए बोल पड़ा। क्या माई, इस लड़की से माफी मांगूंगा? और तुम्हें ऐसा लगा भी क्यों कि माई तुम्हारी बात मान लूंगा? होगे तुम कहीं के नवाब और होगी ये तुम्हारी शहजादी, पर मेरी नज़रों में ये पहले भी एक नौकरानी से ज़्यादा नहीं थी, और आज भी इसकी औकात मेरी नज़रों में वही है। तो मिस्टर जो भी हो, अपना ये गुस्सा और ये पावर की धमकी मुझे तो ना ही दो। तुम्हें जो भी करना है तुम शौक से कर सकते हो। मुझे किसी से भी ना ही डर लगता है और ना ही किसी के इन गुस्से वाले चेहरे से डर। तो तुम्हें जो करना है तुम शौक से करो। फिलहाल तो मैं चला अपने कमरे में, क्योंकि मैं इस नौकरानी का और ज़्यादा टाइम तक चेहरा बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। माई, मुझे मेरा नाश्ता 5 मिनट में अपने कमरे में चाहिए, वरना आप जानती हैं कि मैं क्या करूँगा। इतना बोल अरमान बड़े ही रौबदार अंदाज में अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। उसकी इस हरकत से छड़िक का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया, और वो खुद को और ज्यादा कंट्रोल न करते हुए उसकी तरफ उसे अच्छे से सबक सिखाने के लिए बढ़ने लगा। पर तभी एकदम से सालू पीछे से छड़िक का एक हाथ पकड़ ली। उसके हाथ पकड़ते ही छड़िक थोड़ा गुस्से में ही पीछे मुड़ उसकी तरफ देखते हुए बोला, मिस सालू, मेरा हाथ छोड़िए। आज मैं उसे बताऊंगा कि मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी करने का क्या अंजाम होता है। बहुत हवा बातें बोल कर गया है ना, उसे तो मैं बताऊंगा अब। इतना बोल फिर से छड़िक आगे बढ़ने लगा। उसका यह रूप देख शांति जी, अहाना काफी ज्यादा घबरा गए थे। उनकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो कुछ बोलें, पर सालू को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि उसके पति की वजह से उसकी माँ या बहन डरें। इसीलिए वो थोड़ा छड़िक को गुस्से में ही बोली, मिस्टर सिंघानिया, आप मेरे साथ कमरे में चलिए। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, और हाँ, मुझे इस वक्त बिल्कुल भी ना सुनने का मन नहीं है, तो चलिए चुपचाप मेरे साथ। मिस सालू, मैंने आपको अभी क्या बोला कि मुझे पहले उस लड़के को सबक सिखाना है, उसके बाद मैं आपसे आकर बात करता हूँ। अभी छोड़िए मेरा हाथ। क्षणिक जैसे ही दोबारा ये बात बोला, सालू भी गुस्से में पूरा आ गई और एकदम से उसका हाथ झटक कर छोड़ कर बोल दी, ठीक है, आपको जो करना है, जहाँ जाना है जाइए। वैसे भी मैं कौन ही होती हूँ आपको रोकने वाली या फिर कुछ कहने वाली? क्या ही मायने रखती हूँ मैं आपके लिए? तो फिर आपको जहाँ भी जाना है जाइए। सालू पूरे गुस्से में यह बात बोल अपने कमरे में तेजी में दौड़ते हुए चली गई। उसके इस तरह गुस्से में अपने कमरे में जाने की वजह से क्षणिक का गुस्सा तो मानो खत्म ही हो गया, बल्कि वो इस बात से ज्यादा घबरा गया कि उसकी वाइफ उससे इस तरीके से क्यों बात की। उसकी बातों को सुन वो बहुत ही ज्यादा हर्ट हो गया। सालू का कमरा। सालू अपने कमरे में बेड पर जाकर बैठी हुई अपनी आंखों से आंसू बहाए जा रही थी। जैसे ही क्षणिक कमरे के अंदर पहुंचा, सालू को बेड पर बैठकर रोते हुए देख एकदम से हैरान हो गया, और बिना 1 मिनट भी गंवाए दौड़कर बेड के पास जाते हुए सालू के सामने बैठकर पूछ पड़ा, मिस सालू, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ आपको? प्लीज बोलिए मुझे, आपकी आंखों में आंसू क्यों है? जैसे ही क्षणिक उससे पूछता है कि वो रो क्यों रही है, सालू उसी रूहानी भरी नजरों को उठाते हुए उसकी तरफ देखकर रोते हुए ही बोली, अब जब किसी लड़की का पति उसके सामने उसी के भाई को मारने या फिर उसे सबक सिखाने की बात करेगा, तो वो लड़की रोएगी नहीं तो खुशी होगी। मिस्टर सिंघानिया, आपको कोई अंदाजा भी है कि आपके इस रूप को देखकर बाहर माँ और आहाना कितनी ज़्यादा घबरा गई थी आपसे? मुझे देखकर कितना ज़्यादा बुरा लगा कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। और फिर आपको किस बात पर इतना गुस्सा है मिस्टर सिंघानिया? अरमान मेरा छोटा भाई है, और फिर अगर भाई बहन के बीच झगड़ा हो भी जाए तो क्या आप मेरे भाई को सबक सिखाने चले जाएंगे? सालू रो भी रही थी और साथ ही साथ ये सारी बातें भी बोली जा रही थी। उसकी बातों को सुन क्षणिक वापस से गुस्से में आ जाता है और बेड पर से खड़े हो बोलता है,
हाँ, मैं उस इंसान को नहीं बख्शूंगा मिस सालू, जो आपको तकलीफ पहुंचाएंगे या फिर तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोचे भी, फिर चाहे वो आपका परिवार ही क्यों ना हो। अगर वो आपका भाई है तो उसे इतनी तमीज होनी चाहिए कि अपनी बड़ी बहन से किस तरीके से पेश आते हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो आप पर हाथ उठा दिया। अगर मैं एंड टाइम पर वहां ना आता तो उसने आपको थप्पड़ मार दिया होता। हाँ तो क्या हो गया मिस्टर सिंगानिया, अगर अरमान ने मुझे एक थप्पड़ मार भी दिया तो? आपको पता है वो पहले भी मुझ पर कई दफ़ा हाथ उठा चुका है, और उस वक्त मुझे भी ना उस पर इसी तरह गुस्सा आता था जैसे कि आपको आ रहा है इस वक्त। पर आज मुझे उसके गुस्से से ना तो डर लग रहा था और ना ही उस पर गुस्सा आ रहा था। और आप जानते हैं कि ऐसा क्यों? सालू की बात सुन क्षणिक बस उसकी तरफ देखे जा रहा था, उससे कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी सालू बोली, ऐसा इसलिए है मिस्टर सिंगानिया क्योंकि मेरे साथ आप हैं। मुझे इस बात की हमेशा तसल्ली रहती है कि चाहे मुझ पर कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, आप मुझे हर मुसीबतों से बचा लेंगे। बस इसी वजह से मुझे अरमान के गुस्से से डर नहीं लगा आज। और दूसरी बात यह कि मुझे उस पर गुस्सा नहीं आया, वो इसलिए क्योंकि मुझे अब कहीं ना कहीं यह उम्मीद आ गई है कि जिस तरह से मुझे मेरी माँ और बहन वापस मिल गई हैं, जल्दी मुझे मेरा भाई भी मिल जाएगा। बस उस वक्त तक मुझे आशा रखनी होगी। पर अगर आप उसके साथ इस तरह के सलूक करेंगे तो क्या कभी भी उसके दिल में मेरे लिए जो कड़वाहट भरी हुई है वो मिटेगी? आप ही बताइए मिस्टर सिंघानिया मुझे। तो मिस सालू, आप क्या चाहती हैं कि मेरी नज़रों के सामने आपके साथ कोई भी इस तरह की हरकत करके चला जाए और मैं बस चुपचाप खड़ा उसे आपके साथ बदसलूकी करते हुए खड़ा होकर देखता रहूं? सॉरी, अगर आप ऐसा चाहती हैं तो मुझसे ये बिल्कुल भी नहीं होगा मिस्टर सिंगानिया। वो कोई नहीं, मेरा भाई है, वो भी छोटा। और अगर आप मेरी नज़रों के सामने मेरे भाई को मारेंगे तो मुझे कैसा महसूस होगा, उसके बारे में आपने एक बार भी सोचा? नहीं। भला आप क्यों सोचेंगे? सालू ये बोल थोड़ा मुंह बना दूसरी तरफ मुड़कर बैठ गई और छड़िक को एक बार भी देख भी नहीं रही थी। कुछ देर तक तो छड़िक भी गुस्से में मुंह बनाए खड़ा रहा, पर जब सालू उससे कोई भी बात नहीं कर रही थी और ना ही मान रही थी तो उससे और नहीं रहा गया, और वो जल्दी से बेड पर बैठ सालू को अपनी तरफ घुमाकर बोला, सॉरी मिस सालू, आई एम सो सॉरी। आपको ये बात अच्छी तरह से पता है ना कि मैं आपकी नाराज़गी एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। तो फिर आप मुझसे नाराज़ क्यों हो जाती हैं? आपको अगर किसी बात का गुस्सा रहता है तो आप मुझसे लड़ लीजिए, पर प्लीज़ इस तरह बात करना बंद कर दीजिए, समझिए आप? सड़क के सॉरी बोलने पर भी सालू उससे बात नहीं करती है और वो बेड पर से उतर जाने लगती है। लेकिन तभी सड़क सालू को पीछे से हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे एकदम से अपने से चिपका उसकी कमर को दोनों तरफ से अपने हाथों से पकड़ लेता है। उसकी इस तरह की हरकत देख सालू बिना उसके चेहरे को देखे ही बेरुखी भरे अंदाज में ही बोली, छोड़िए मुझे मिस्टर सिंगानिया, मुझे नहीं करनी है आपसे कोई भी बात। मुझे यहाँ से जाना है तो मुझे जाने दीजिए। ऐसे कैसे जाने दूँ मिस सालू आपको? मैंने आपको अपनी लाइफ में इसीलिए शामिल नहीं किया है कि आपको यूँ इस तरह जाने दूँ। और फिर भला मैं अपनी धड़कन को खुद से दूर कैसे कर सकता हूँ? अगर ऐसा किया तो मेरी सांसें ही रुक जाएंगी। सड़क एक बार फिर से सालू को मनाने के चक्कर में खुद के मरने वाली बात भूल गया। उसे सुन सालू एकदम से छड़ी के होठों पर अपना हाथ रख उसकी आंखों में आंखें डाल रोनी सूरत के साथ बोली, आपने फिर से मिस्टर सिंगानिया इस तरह की बातें बोली ना अपनी जुबान से? जैसे ही सालू सड़क के मुंह पर अपना हाथ रख के बोलती है, उसकी बातों को सुन सड़क मुस्कुरा देता है और बड़े ही प्यार से उसके हाथ को पकड़ अपने होठों पर से हटाते हुए कहता है, चलिए मिस सालू, कम से कम इसी बात से सही पर आपकी नाराजगी कुछ तो कम हुई। अच्छा, तो आपको अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं है? मैंने आपसे पहले ही बोला था कि अगर आपने इस तरह की बात दोबारा अपनी जुबान से बोला तो मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। मेरी नाराजगी खत्म नहीं हुई है मिस्टर सिंगानिया। अब आप मनाते रहिए, मुझे नहीं मानना है, इसीलिए बेकार की कोशिश करना बंद कीजिए और छोड़िए मुझे। सालू को इस तरह बच्चों के जैसे गुस्सा करते देख सड़क एकदम से उसे अपनी गोद में उठा लेता है। मिस्टर सिंगानिया, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे आपने गोद में क्यों उठाया है? नीचे उतारिए मुझे। पर छड़िक उसकी किसी भी बात का बिना कोई जवाब दिए बस बेड की तरफ बढ़ चलता है और बड़े ही प्यार से सालू को बेड पर अपनी गोद से उतार लिटाने लगता है। जैसे ही सालू बेड पर जाती है वो फिर से उठकर बैठने लगती है, लेकिन तभी छड़िक उसके ऊपर आ
उसके दोनों हाथों को अपने सख्त हाथों से दबा देता है और सालू की आंखों में देखने लगता है। क्षणिक इस तरह की भी हरकत कर सकता है, ये तो आज से पहले सालू ने कभी जाना ही नहीं था। इसीलिए वो उसे काफी हैरानी भरी आंखों से देखते हुए पूछ पड़ी, मिस्टर सिंघानिया, ये आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आप इस तरह मेरे करीब क्यों बढ़े जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, आपके इस तरह की बचकानी हरकतों से मैं नहीं मानने वाली हूँ। इसीलिए अपनी बेवजह की कोशिश करना बंद कीजिए और हटिए मेरे ऊपर से। सालू को लगा कि क्षणिक बस उसे थोड़ा नर्वस महसूस कराने के लिए ऐसा कर रहा है, इसीलिए वो उससे ये सब बोल गई। पर क्षणिक सालू के होंठों के बेहद करीब जाते हुए एक सेकंड के लिए रुककर धीमी आवाज में बोलता है, मिस सालू, आपने ही मुझसे कहा था ना कि जब भी हम दोनों में से कोई एक दूसरे से नाराज होगा तो हम उसे अपने प्यार से मना लेंगे, और तब तक उसी अंदाज में मनाने की कोशिश करते रहेंगे जब तक कि दूसरा मान नहीं जाता। तो फिर मैं भी वही कर रहा हूँ। इतना बोल क्षणिक सालू के होठों पर अपने होठ रखने ही वाला होता है कि तभी सालू एकदम से शर्म के मारे अपना चेहरा एक साइड घुमा लेती है और उसकी सांसें तेज होने लगती हैं। उसके चेहरे को साइड हुए देख क्षणिक सालू के एक हाथ पर से अपना हाथ हटाते हुए सालू के चेहरे को आहिस्ते से अपनी तरफ वापस से उसके होठों को चूमने के लिए बढ़ने लगता है। इस बार सालू भी बस अपनी आंखें बंद कर छड़ी के किस करने का वेट करने लगती है। अभी छड़ी के होंठ सालू के होंठों को छुए ही होंगे कि तभी उसके कमरे के दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज आने लगती है। जैसे ही उन दोनों के कानों में वो आवाज आती है, सालू एकदम से अपनी आंखें खोल बोल पड़ती है, मिस्टर सिंगानिया, शायद दरवाजे पर कोई है। पर छड़िक जो इस वक्त बस सालू को चूमना चाहता था, वो उसकी बातों को अनसुना करते हुए बोला, दरवाजे पर कोई नहीं है मिस सालू। मुझे अच्छे तरीके से पता है कि आप ये सब क्यों बोल रही हैं, पर आज मैं आपकी एक भी बात नहीं मानने वाला हूँ। ये बोल वापस से छड़िक सालू को किस करने के लिए उसके होठों पर अपने होठ रखने लगता है, लेकिन तभी दोबारा से दरवाजे पर दस्तक होने लगती है। इस बार वो आवाज़ छड़िक भी साफ साफ सुनता है, और वो आवाज़ सुनते ही वो थोड़ा चिढ़ते हुए सालू के ऊपर से हट बेड पर बैठ बोलता है, सच में कोई चाहता ही नहीं है कि मैं आपको प्यार करूं। अरे मैं आपको एक किस करने के लिए भी तरस गया हूँ। जब भी मैं आपके करीब आता हूँ, किसी न किसी वजह से आप मुझसे दूर हो जाती हैं। जी तो कर रहा है कि जो कोई भी दरवाजे पर इस वक्त है उससे पूछूं कि क्या उसकी लाइफ में कोई नहीं है जो हम दोनों के बीच में आकर खुद पड़ा है। छड़ी कोई ऐसा बोलते सुन सालू को हंसी आ जाती है और वो हंसते हुए ही कहती है, मिस्टर सिंगानिया, आप क्या सब बोले जा रहे हैं? बाहर माँ या हाना होंगी, आप भी ना। यह बोल जैसे ही बेड पर से उतर सालू खड़ी होती है, तभी छड़िक उसकी कलाई पकड़ बोलता है, मिस सालू, इस वक्त मैं आपको जाने दे रहा हूँ। इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि ये किस अब मुझे नहीं चाहिए। ये किस मुझे आज रात आप देंगी, वरना मैं इसी वक्त अपना काम पूरा कर लूँगा। फिर चाहे दरवाजे पर आपकी माँ हो या बहन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। छड़िक जिस अंदाज में ये सब बोला, उसकी बातों से सालू को शर्म आ गई और वो बस अपनी नज़र झुका उसके हाथों से अपना हाथ छुड़ा तेजी से दरवाजे की तरफ चली गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।